नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बात दिल्ली के त्रिलोकपुरी केस की। अपडेट है, बड़ा अपडेट इस मामले में। त्रिलोकपुरी केस में पुलिस ने दावा किया है कि 30 मई को अंजन दास की हत्या कर दी गई थी। नींद की गोली देकर हत्या की गई थी। अंजन दास की हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जांच में सीसीटीवी फुटेज से भी मदद मिली है। मृतक का मोबाइल भी बरामद हो गया है। पत्नी और बेटे से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक लाश के अलग अलग दिन टुकड़े बरामद हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और केस दर्ज किया। इस मामले को वर्कआउट करने के लिए क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। लगभग 3 महीने बाद इस मामले का खुलासा हुआ और इसका खुलासा आर.के. पुरम क्राइम ब्रांच ने किया। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं आपको। एक तस्वीर में पत्नी और बेटे से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना कबूल गुनाह कर लिया है और ये वो व्यक्ति जिसका मर्डर किया गया। अब ये दोनों आरोपी, दोनों अपराधी पुलिस हिरासत में। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज, पुलिस को अलग अलग जगह से लाश के टुकड़े मिले। दूसरी तस्वीर वो घर, वो जगह, वो मकान जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी और बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। भैया बीबी की होती रहती थी झगड़ा वगड़ा, मगर हमें कोई मैटर ही नहीं था सर। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो। किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे। चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार हैं। अच्छा, हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबह आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, आफताब केस और इस केस दोनों में एक सिमिलरिटी ये तो है कि आफताब के बारे में भी जब लोगों से पूछा गया, पड़ोसियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा वो किसी से बातचीत नहीं करता था। अब यही बात ये पड़ोसी कह रहे हैं कि किसी से भी बातचीत नहीं करते थे ये महिला और इसका बेटा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान में ये जानकारी मिली है कि पूनम और पूनम का जो बेटा है वो दोनों बहुत ही शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिए हैं। अंजन दास की जो हत्या करने के बाद उसके बॉडी को कई दिनों तक फ्रीज में रखा गया और फ्रीज में रखने के बाद धीरे धीरे उस लाश के टुकड़ों को बाहर फेंकना शुरू किए। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, जब उसको इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया तो उसके बाद उस वक्त में काफी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा था कि श्रद्धा हत्याकांड मामला चल रहा था, वो काफी पॉपुलर जो केस था और इस दौरान में इस केस से संबंधित कुछ भी जानकारियां नहीं मिल रही थी। लेकिन ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस हत्याकांड से एक बड़ा खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा है और इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने मिली हैं और उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। और हालांकि इस वक्त में अभी जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा इस मामले में जानकारी दिया गया है कि आरोपी से संबंधित तमाम जो आगे जो डीएनए जांच है बकायदा वो करवाया जा रहा है। और मृतक परिवार जो है, जो मृतक अंजन दास हैं, वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और उसके परिजनों को इस मामले की जानकारी दी गई है। लेकिन पूनम और जो उसका बेटा है, उन दोनों को अभी थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जाएगा कई और भी खुलासे हो जाएंगे। हालांकि श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात करें तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में और इस हत्याकांड में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों मामले जो है मई महीने में ही किया गया है। अंजन दास के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 30 मई को उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जबकि श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा है 18 मई को जो है उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो तकरीबन देखिए, दोनों हत्याकांड जो मामला है तकरीबन 6 महीना बीत गया और 6 महीने के बाद इस मामले में खुलासा हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अब बेहद इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं शंकर, इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में आप थोड़ा बता सकें। इसमें एक महिला और एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों महिला और इसका बेटा यही दिखाई नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में?
निश्चित तौर पे ये दोनों वही आरोपी हैं। एक महिला जो है वो पूनम है और साथ में उसका जो बेटा है वो नजर आ रहा है, जो बॉडी के अलग अलग टुकड़े करने के बाद उसको फेंकने के लिए वो उस लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे जा रहा था। इसी दौरान टेक्निकल सर्वेलांस के दौरान और सीसीटीवी से तमाम एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में थोड़ी देर के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। महिला के बेटे की उम्र क्या है और क्या कुछ इन्होंने अब तक कबूल किया है? किस तरह से इन्होंने वारदात का पूरी प्लानिंग की, किस तरह से अंजाम दिया, क्या कुछ उगला है इन्होंने अब तक पुलिस के सामने? देखिए, पुलिस के सामने इस हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं, तमाम इनपुट को उन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया है और कबूल करने के बाद उसने बताया किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद बॉडी जो है एक दिन तक घर में ऐसे ही पड़ा रहा, फिर घर के अंदर में बदबू ना आए इसके लिए पूरे घर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के सैंपल को साफ किया गया। साफ करने के बाद वो घर के अंदर में इत्र और अगरबत्तियां जो है वो भी जलाने की बात आ रही। एक तरह से कहा जा सकता है कि बेहद शातिराना तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो आरोपी को ऐसा लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आखिरकार आ ही गया और उसके बाद इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी। और बताया भी जा रहा है, अपडेट ये भी है कि मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है। क्या उस मोबाइल से भी कुछ और खुलासा हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पे जो गिरफ्तारी की जो खबर आई है, ये गिरफ्तारी मूल रूप से टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान में की गई और उसके बाद आगे इस मामले पर आगे जो है इस मामले पर जो तमाम जो चाहे टेस्ट की बात करें या अन्य पहलुओं की बात करें, उसी के आधार पर इस मामले पर उस आरोपी को से संबंधित तमाम जानकारियों को आगे इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं ये काफी हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन क्राइम ब्रांच के सतर्कता से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मामले का सॉल्यूशन किया है और कहा जा सकता है कि दोनों केस, चाहे श्रद्धा हत्याकांड की बात करें या इस हत्याकांड की बात, तो एक कॉमन जो चीजें थी कि केस वही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बदल गया था और इस मामले में अब कहा जा सकता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन में कई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ सकती हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़े। श्रद्धा जैसा एक और मर्डर। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। उसे तिहाड़ जेल से सुबह रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब लाया गया। आफ्ताब के 3 पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहला टेस्ट 22 नवंबर को हुआ, इसके बाद 24 और 25 नवंबर को हुआ था। पीटीआई के मुताबिक अभी तक आफ्ताब से 40 सवाल पूछे जा चुके हैं। सभी टेस्ट पूरे होने के बाद 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। जम्मू श्रीनगर के उधमपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। गाड़ी जम्मू से सांगलदान जा रही थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने इस हादसे पर ट्वीट किया है। ट्वीट के अनुसार सरमोली में हुए हादसे में जामिया मस्जिद संगलदान के इमाम मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब और उनके पिता मुफ्ती जमालुद्दीन साहब की मौके पर ही मौत हो गई। ये चिनानी के पास एक्सीडेंट हुआ आज सुबह। तो ये 4 आदमी जो हैं हमारे रिश्तेदार हैं, तो मेरी फूफी जी लगती हैं, तो वो रामबन से संगलदान से आ रहे थे उधमपुर के लिए, तो उनके रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, 4 की डेथ हो गई है। सर ये बहुत सैड न्यूज़ सुनी हमने सुबह सुबह, तो बहुत दुख हुआ, पूरे परिवार में जो है मातम छाया हुआ है। जी सबसे पहले मैं ही आया हूँ यहाँ पे। तो तब एक का ट्रीटमेंट चल रहा था, एक की डेथ हो गई है और 2 डेड बॉडीज हमारी चिनानी में। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में आग का तांडव। ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। कल्याणपुर थाना इलाके के डोली गांव के पास की ये घटना है। बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। आग का तांडव बाड़मेर में। ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हुई और हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग में ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। जिंदा जलने से मौत। कल्याणपुर थाना इलाके के डोली गांव के पास की घटना।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संवाद। संसद भवन में संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ओम बिरला ने बातचीत की। 17 देशों से आए प्रतिभागियों के साथ उनका संवाद। हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई और दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर अभी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है और उसके बाद भारत में एक संविधान बना। उस संविधान की लंबी चर्चा हुई, लंबी डिबेट हुई। सभी नेताओं ने चर्चा, संवाद, अपने अनुभव और समाज के अंतिम व्यक्ति की न्याय, समानता, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और शासन कैसा हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ। और हम आज कह सकते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारी संसद, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के माध्यम से चलती है और संविधान के अंदर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन करे। इसलिए एक लंबे समय तक, इस 75 साल के अंदर 17 देश के चुनाव हुए, 300 हमारी स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए और जिस तरीके से सहज सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ये हमारे संविधान की ताकत है। 9 महीने से जारी जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है। रूस के बम यूक्रेन के शहरों पर कहर बनकर बरस रहे हैं, जिससे यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस रोजाना 40,000 गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि यूक्रेन से चलाए जा रहे हैं हथियारों से कई गुना ज्यादा है। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी जल रही हैं, ओडेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन की नई सेना है और ज्यादा खूंखार। क्या पुतिन की ये नई सेना पुतिन को जीत दिलाएगी? आखिर कौन है ये पुतिन की खूंखार सेना जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है? बेहद क्रूर सेना जो दुश्मनों को तबाह कर देगी। पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख यूक्रेन के खिलाफ मैदान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास्क डालनी की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इनमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्लान के तहत पुतिन अपने देश के खूंखार कैदियों को लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कैदी कोई मामूली मुजरिम नहीं है। पुतिन ने चुन चुन कर ऐसे कैदियों को अपनी सेना में शामिल किया है जिन पर ज्यादा से ज्यादा अपराध दर्ज हो, जो बेहद क्रूर और खतरनाक हो। यूक्रेन और रूस का ये युद्ध हर दिन तबाही का एक अलग मंजर दिखा रहा है, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं तोप से धमाके हो रहे हैं तो कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग में पुतिन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं।
ऐसे में पुतिन ने अपने देश के नागरिकों को सेना में भर्ती भी किया, लेकिन ये सैनिक भी मैदान में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। आखिर क्यों पुतिन के सैनिक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गए? पुतिन की नई भर्तियों को अच्छी ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से पुतिन की सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वहीं दूसरी वजह अच्छे हथियारों की कमी रही। दरअसल पुतिन ने यह कदम रूसी सेना की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उठाया है। पुतिन के आदेशों के तहत ये खूंखार कैदी कई शर्तों और नियमों के तहत सेना में शामिल किए गए हैं। पुतिन ने सेना में भर्ती होने वाले कैदियों की सजा माफ करने की भी बात कही थी। सेना में शामिल होने तक परिवार और बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रखने दिया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना भर्ती में जो कैदी इनकार करेगा उसे बेरहमी से पीट कर मार दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जगह वो बेहद खुफिया जगह और दूर रखा जाएगा। पुतिन इस जंग को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कई जान को खतरे में क्यों न डालनी पड़े। ऐसे इल्जाम बहुत हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? बताया जा रहा है कि सेना में शामिल कैदियों को एक खुफिया जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैदियों को सेना में लोगों की खाना पूर्ति के लिए शामिल किया जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि इन कैदियों का मरना तय ही है। इन कैदियों के मरने पर उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा और दावा किया जा रहा है कि इस तरह रूस अपने फौजियों की मौत को बहुत हद तक छुपाने में भी कामयाब रहेगा। उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ की मिसाइल वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। किम की बेटी दूसरी बार सार्वजनिक रूप से सामने आई। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ दिखाई दिए। दूसरी बार किम की बेटी सामने आई है। बेटी के साथ बैठक में पहुंचे किम जोंग। उत्तराधिकार को लेकर फिर बहस तेज हो रही है। अपनी बेटी के साथ मिसाइल वैज्ञानिकों के साथ बैठक की किम जोंग ने। और जयपुर से बड़ी खबर है, गुर्जरों की सरकार से वार्ता विफल हो गई है। कल फिर 1 बजे सरकार से वार्ता होगी। गुर्जरों ने सरकार को अपनी मांगे बता दी हैं। बैठक के बाद विजय बैंसला का बयान भी आया। कहा अधिकारियों से बात कर आगे की रणनीति बनाएंगे। गुर्जरों की सरकार से वार्ता विफल। जो कि नौकरी का है 372 की नौकरी, कंप्यूटर अनुदेशक में 40% वाला जो बेंचमार्क है उसकी बात है। 1252 के जो बच्चे 350 लोग हैं बचे हुए, उनको स्थायीकरण करके, उनको जो एमबीसी के हैं उनको स्थायीकरण करके प्रमोशन लिस्ट में वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाने की बात है। देवनारायण बोर्ड की बात है, उसमें जो काम नहीं हो रहा है उसकी बात है। बजट्स की है, स्कॉलरशिप की बात है, नर्सिंग 2013 की बात है, और भी बहुत सारी बातें हैं। राजमेस का जो ऑर्डर है जिसमें आपके एमबीसी को आप ट्यूशन फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं उसकी बात है। हमारे केसेस की बात है, 2020 के जो केसेस है उसमें से एक भी निस्तारण नहीं हुआ उसकी बात है। उससे क्लैरिटी चाहिए क्या करना है। देखिए, एक तो प्रक्रिया जी नहीं, बैकलॉग भर्ती, दूसरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पेंडिंग केसेस, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना एवं गुरुकुल योजना, एमबीबीएस कोर्स में ट्यूशन फीस के आदेश, और वर्ष 2019-2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य में समझौतों के संबंध में ये 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने आप में एक बड़ी सफल और बड़ी देश को जोड़ने वाली यात्रा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष समिति के दिल में भी इस यात्रा के प्रति सम्मान होगा, लेकिन कई बार कोई इश्यूज रह जाते हैं तो व्यक्ति एजिटेट करने पर मजबूर हो जाता है। आज एक बड़ी अच्छी चर्चा। सुभाष मेहरा मौत मामले की बात कर लेते हैं। न्यायिक कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। न्यायिक कर्मचारी मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। आज न्यायिक कर्मचारी बड़ी रैली निकाल सकते हैं। कलेक्ट्रेट सर्किल पर मानव श्रृंखला के रूप में रैली निकलेगी। एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज हैं। न्यायिक कर्मी मौत की जांच के लिए सीएम गहलोत को भी पत्र लिखा है इन्होंने। सीएम से न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं न्यायिक कर्मी।
11 दिन से न्याय कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। 11वें दिन हम इस हड़ताल का असर दिखा सकते हैं। ये जयपुर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट परिसर है, जहां पर जो अदालत परिसर है, अदालत के जो कार्यालय हैं, उन पर ताले लटके हुए हैं। जो अदालत का खुलने का समय जो है हो चुका है, उसके बावजूद भी यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ना यहाँ पर न्यायिक अधिकारी मौजूद हैं, ना यहाँ पर अधिवक्तागण जो न्यायालयों में आते हैं वो आए हैं। जो अदालत हैं उनमें जो कामकाज होता है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है और अदालत परिसरों के बाहर दरवाजे पर बकायदा ये चिट लगा दी गई है कि अब ये जो सुनवाई जो केस हैं उनकी आगामी तिथि उनको दे दी गई है। यहाँ पर जो तमाम जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं वो इन्हीं जो पर्चियां लगी हुई हैं, हम दिखाएंगे आपको ये पर्चियां, जहां पर आवश्यक सूचना करके ये तारीखें लगाई जा रही है। 19/11 से जो हड़ताल चल रही है वो लगातार 3/1/23 यानी अगले साल की तिथियां अब दे दी गई हैं। यानी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो है अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ना तो न्यायिक प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है, वहीं न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारे साथ सतवीर सिंह हैं, बद्रीलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं। बद्री जी, आपकी मांग हड़ताल का 11वां दिन है, क्या आपका रुझान है, क्या न्यायिक प्रशासन कह रहा है, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी एक ही तो मांग है, मेन मांग है हमारी एफआईआर लॉन्च होने के बाद। अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर राहुल का बड़ा बयान, कहा दोनों नेता कांग्रेस के लिए एसेट हैं। राहुल गांधी ने कही ये बात, कहा इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बात कही, कहा गहलोत और पायलट दोनों कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बड़ा बयान माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही नेता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही नेता पार्टी के लिए एसेट हैं। राहुल गांधी ने ये बयान दिया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राजस्थान में जो राजनीतिक हालात हैं वो आपसे भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं उनसे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप भी वाकिफ हैं उनसे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।